नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर है हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। तो न्यूज पंच में सबसे पहले बात नई दिल्ली में नई गर्माहट। जी हां, इस पर करेंगे बात और आपको बताएंगे कि भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध और किस तरह से प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, विस्तार के साथ आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी उसका करेंगे रुख और आपको बताएंगे कि हलाल करने की धमकी किसने दे डाली है, ये धमकी और कौन से प्रदेश का है ये मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा न्यूज पंच में होगी हमारी अगली खबर और आपको बताएंगे कि अमेरिका में ईरानी नेटवर्क, किसका है ये नेटवर्क और कैसे इस नेटवर्क का हो रहा था विस्तार, किसने किया इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम, आपको बताएंगे विस्तार के साथ। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात भारत और दक्षिण कोरिया की। जी हां, भारतीय को दुनिया की उम्मीदों भरी नजर से भारत को देखा जा रहा है। भारत ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज वाला देश है। भारत दक्षिण कोरिया के लिए आदर्श साझेदारी पेश करता है और ये साझेदारी सिर्फ एक दूसरे की पूरक इकोनॉमी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के साझा मूल्यों पर भी टिकी हुई है। भारत और साउथ कोरिया के द्विपक्षीय संबंधों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं, जो 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और दोनों नेताओं की बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार और विमर्श भी हुआ, जिससे पुराने संबंधों की नई उम्मीद जागी है, क्योंकि ये रिश्ता सहयोग और मित्रता का है। तो आइए सबसे पहले आपको आज के कुछ खास विजुअल्स भी दिखा देते हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले भारत और दक्षिण कोरिया के बीच MOU एक्सचेंज हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर आगे बढ़ेंगे। कई सारे ऐसे क्षेत्र जिसमें व्यावसायिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें, MSME की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, कई सारे ऐसे क्षेत्र जिन पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आज MOU एक्सचेंज हुए हैं। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देंगे। से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। और इससे पहले अगर हम आपको बताएं दृश्यों के जरिए, तो आपको बता दें कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने राजघाट का भी रुख किया और बापू को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो राजघाट पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं जहां राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पहुंचे, और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मिलकर वृक्षारोपण भी किया है। जी हां, एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का विस्तार करते हैं और यही साझा मूल्यों को भी दर्शाता है भारत और दक्षिण कोरिया के। और इसके साथ साथ एक और तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर आज सुबह राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की जो अहम मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसके दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, काफी पुराने ये संबंध हैं, लेकिन इन संबंधों को अब नई उड़ान दी जा रही है। भारत दक्षिण कोरिया के बीच पुराने संबंध हैं और नई उम्मीदें ये संबंध जगाते हुए नजर आ रहे हैं। दशकों पुराना है भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध। अगर साल दर साल हम समझे तो 1962 की बात करें, 1962 काउंसुलर संबंध स्थापित हुआ, उसके बाद 1973 जब राजनयिक संबंध कायम हुए। फिर बारी आती है साल 2010 की, जब रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी हुई और भी बढ़ती हुई नजर आई। 2015 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
सोल यात्रा हुई, यानी कि भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य ये जो गहरे होते रिश्ते हैं ये लगातार बढ़े हैं। 2025 की हम बात करें तो विशेष दूतों का दौरा भी यहाँ पर हुआ और 2026 डायलॉग और कंसल्टेशन शुरू हुआ। 2026 में ही विदेश मंत्री स्तर की बैठकों का सिलसिला भी चला, यानी कि ये बैठकों का सिलसिला भी जारी रहा। और आज हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के मध्य द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है और MOU एक्सचेंज भी हुआ है। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि व्यापारिक आर्थिक संबंध दोनों देशों में किस तरह से मजबूत हैं। और आर्थिक संबंधों पर जब हम नजर डालते हैं तो 2024 और 25 का जिक्र करें तो 26.89 अरब डॉलर का ट्रेड दोनों देशों के मध्य होता है। 2030 की अगर हम बात करते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के भारत और दक्षिण कोरिया आगे बढ़ रहे हैं, तो 2030 तक 50 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य है दोनों देशों का। सबसे बड़ा FDI निवेशक दक्षिण कोरिया है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 13वां सबसे बड़ा FDI निवेशक है दक्षिण कोरिया। अब वर्ष 2000 की बात करें तो वर्ष 2000 से अब तक 6.91 अरब डॉलर का निवेश होता है और भारत की अगर बात करें तो 650 से अधिक कोरियाई कंपनियां भारत में हैं। 6 कोरियाई बैंकों की 20 ब्रांच भारत में है। रिलायंस सैमसंग के बीच 3 अरब डॉलर की डील है और कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करते हैं तो HD KSOE के बीच भी समझौता हुआ है। सेपा, जिसको लेकर के अपग्रेडेशन के 11 दौर पूरे हो चुके हैं और आज जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें भी सेपा का जिक्र हमें देखने को मिला है। ये तो हुई आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की बात, व्यापारिक क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की, क्योंकि रक्षा सहयोग में मजबूती ये भी मायने रखती है। सशस्त्र बलों का आदान प्रदान दोनों देशों के मध्य लगातार जारी है। जहां रक्षा नीति की बात करते हैं तो रक्षा नीति संवाद और उद्योग सहयोग भी कायम है। तीनों सेनाओं के बीच द्विवार्षिक वार्ता भी हुई है। समुद्री सहयोग से रक्षा संबंधों में और भी मजबूती आई है। अक्टूबर 2025 का जिक्र यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों के मध्य हुआ। INS सहाद्री और ROKS नोजोक्विंग ने इसमें भाग लिया था। तटरक्षक बलों के बीच सहयोग लगातार जारी है। समुद्री खोज और बचाव पर भी दोनों देशों के बीच समझौता है। वहीं DRDO और सोल नेशनल विवी के बीच टेक समझौता भी यहाँ पर है। यानी कि भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य जब हम ऐतिहासिक रिश्तों की बात करते हैं, काफ़ी पुराने रिश्तों की बात करते हैं, तो तमाम सारे ऐसे क्षेत्र जुड़ जाते हैं जहां भारत और दक्षिण कोरिया साझा सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं स्टार्टअप की, क्योंकि स्टार्टअप का क्षेत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत लगातार स्टार्टअप के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। कई सारे युवाओं के लिए द्वार खोले जा रहे हैं, महिलाओं के लिए स्टार्टअप के लिए द्वार खुले हैं। वहीं द्विपक्षीय सहयोग की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में भी, स्टार्टअप के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग है। फरवरी 2019 में इसको लेकर के समझौता हुआ। भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य गुरुग्राम में स्टार्टअप केंद्र स्थापित किया गया। सूचना साझाकरण से सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम किया और ये बढ़ावा यहीं नहीं रुका, बल्कि आज की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसे और भी आगे बढ़ाने के रास्ते खुलते हुए नजर आए। कमअप स्टार्टअप फेस्टिवल सोल में भारतीय सफलता भी देखने को मिली और 97 देशों में भारतीय स्टार्टअप कनेक्ट विजेता भी है। तो आप देख रहे हैं भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी गहरे हैं। ना केवल व्यापारिक क्षेत्र की हम बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, अब संस्कृति को भी दोनों देश कैसे जोड़ रहे हैं, यानी कि सांस्कृतिक रिश्ते जो हैं दोनों देशों के, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात पर्यटन की हो या फिर संस्कृति की हो। दक्षिण कोरिया में 18,000 भारतीय हैं और कोरिया में योग काफ़ी लोकप्रिय है। जी हाँ, योग को अपनाया गया है दक्षिण कोरिया में और काफ़ी लोकप्रिय भी होता हुआ यहाँ पर नजर आया। सोल योग कनेक्ट पहल आयोजित करता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान यहाँ पर लगातार जारी है और संस्कृति जो कि भारत की समृद्धि का मार्ग है, सांस्कृतिक रूप से भारत समृद्ध है और यही वजह है कि संस्कृति के साथ भारत और दक्षिण कोरिया दोनों साझा मूल्यों का आदान प्रदान भी करते हैं। 2025 में सारंग फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ और कई शहरों में भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुए। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेना भी लाजमी बनता है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साझा प्रेस वक्तव्य जारी किया तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया और ये भी कहा कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने दक्षिण कोरिया के लिए अपने महत्वपूर्ण बात कही थी।
तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हैं। पर्यटन की अगर हम बात करते हैं, एमएसएमई क्षेत्र की बात करते हैं, और आज भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई और एमओयू एक्सचेंज हुए, वो निश्चित तौर पर साल 2030 की प्लानिंग और साथ ही साथ 2047 के लक्ष्य को भी परिलक्षित करता है। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। आपको लिए चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चाओं में है। ताजा मामला एक युवक के साथ बदसलूकी और धमकी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित डॉक्टर युवक का आरोप है कि एक युवक ने कैंपस को छोटा पाकिस्तान बताया और उसे हलाल कर देने की धमकी दे डाली। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ यह मामला, अलीगढ़ में एमयू कैंपस के पास की यह घटना है। अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो अमरोहा के डॉक्टर कुलवंत को घेर कर धमकाया गया है। एमयू कैंपस के पास डॉक्टर से बदसलूकी भी हुई है। एमयू मित्र से मिलने आया था पीड़ित। एमयू में उसके मित्र पढ़ाई करते हैं और उससे मिलने के लिए वो आया था, लेकिन वहां पर उससे बदसलूकी हुई और वहां से जब वो लौट रहा था, यानी कि इस कैंपस से, विश्वविद्यालय के कैंपस से लौट रहा था, तो लौटते वक्त कुछ छात्रों ने उसका घेराव कर दिया। अब आरोपियों ने युवा डॉक्टर को धमकी तक दे डाली, यहाँ तुझे काटकर हलाल कर देंगे और दफना देंगे। गंभीर ये आरोप लगा है डॉक्टर युवक की तरफ से कि उसे किस तरह से धमकी दी गई मार देने की और हलाल कर देने की। साथ ही साथ वो यहाँ नहीं रुके आरोपी, उन्होंने ये भी कहा कि तेरे घर वालों को भी तेरा पता नहीं चल पाएगा। आप सोचिए कि किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया आरोपियों द्वारा और किस तरह से धमकाया गया। आरोपियों ने गंभीर परिणाम भुगतने की बात भी कही। अब आपको ये भी बताते चले लेकिन साथ साथ कि पीड़ित ने इस मामले को लेकर के 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस से मदद मांगी। तो आप देख रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर किस तरह से चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ के जो युवक हैं उन्होंने, एक जो युवक आया था उसको, डॉक्टर युवक को धमकाया और धमकी भी छोटी नहीं थी, बल्कि अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और खुले तौर पर जान लेने की धमकी दे डाली। अब आरोपियों को जेल भेजा गया है, क्योंकि जो पीड़ित युवक था, जो डॉक्टर युवक था, उसने मदद ली पुलिस से और उसके बाद कार्रवाई हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 2 छात्रों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और इतना ही नहीं, सीसीटीवी की मदद से 2 एएमयू छात्र पहचाने भी गए हैं। यानी कि जब उनकी पहचान की गई तो ये स्पष्ट हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ही ये 2 आरोपी हैं। शहबाज और नजीब को जेल भेजा गया है। शहबाज और नजीब का नाम सामने आया है और एक एमटेक का विद्यार्थी है, तो वहीं दूसरे की अगर हम बात करें तो वो बीटेक का छात्र है। और बाकी और कौन कौन से लोग इनसे जुड़े हुए थे उनकी भी तलाश की जा रही है। और ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय होता है या फिर इस तरह से खुलेआम मार देने की, हलाल कर देने की धमकी और साथ ही साथ पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस घटना को अगर हम पूरी घटना को देखते हैं तो सबसे बड़ी बात, हम सुरक्षा और अनुशासन की बात तो कह ही सकते हैं उस विश्वविद्यालय परिसर में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह दोनों छात्र, एक एमटेक कर रहा है और बीटेक कर रहा है और बोल रहा है कि यह मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह क्या सोच बता रही है एमटेक करने वाले और बीटेक करने वाले छात्रों की भाषा अगर ऐसी होगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके दिल के अंदर क्या कुछ भरा है, क्या कुछ है इनकी मानसिकता, और वही हरकत इन्होंने वहां पर की है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया वहां पर और 48 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है कि और कौन से लोग इनके साथ में थे इस घटना को अंजाम देने में। लेकिन यह पूरी घटना एक साधारण घटना नहीं है, यह एक उस सोच को दर्शाती है, कट्टरपंथी सोच को दर्शाती है जो समाज में विद्वेष की भावना, हिंसा की भावना पनपती है, जिसके कारण। जी विकास, साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह की भाषा का इन आरोपी युवकों ने इस्तेमाल किया है, तो आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए पीछे से प्रोत्साहित करते हैं? जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है कि एमटेक और बीटेक करने वाले छात्रों की अगर ऐसी भाषा है तो किन लोगों से ये लोग इंस्पायर्ड हैं, किन लोगों का अपना अनुयायी
मानते हैं, किन लोगों के लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि यह मिनी पाकिस्तान है और यहाँ टुकड़े टुकड़े कर कर आपको फेंक दिया जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच उसी कट्टरपंथ से प्रभावित है, जिसके कारण जो लोग हिंसात्मक होते हैं, आतंक के रास्ते पे होते हैं, उपद्रव के रास्ते पे होते हैं, कहीं ना कहीं यह सोच बहुत ही खतरनाक है हमारे समाज के लिए, हमारे समावेशी समाज के लिए। और खासतौर से ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर इस विचारधारा को अपनाएंगे तो बहुत ही दिक्कत की बात है। इस विचारधारा का अंत जरूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग किस लोगों से प्रभावित हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों को इस तरीके की बातें, इस तरीके की सोच ना अपनाएं ये लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आप भले ही कट्टरपंथी सोच रखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस है सख्त है और निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई जरूर होगी। और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इनके पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही है उन्हें भी खंगाला जा रहा है, तलाशा जा रहा है। न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का और बात करते हैं शमीम माफी नामक महिला की, जो तमाम सवालों के कटघरे में है। और बड़ा सवाल यही कि क्या शमीम को मिलेगी माफी या होगी कड़ी सजा, जिसे लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शमीम माफी पर ईरानी ड्रोन, बम और लाखों गोला बारूद सूडान को बेचने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शमीम ईरानी मूल की हैं और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका शमीम को ईरानी एजेंट के तौर पर देख रहा है? यदि हाँ, तो फिर क्या होगी सजा, क्या होगा अंजाम? विस्तार से जानेंगे इस खबर को, लेकिन इससे पहले कुछ तथ्य आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो अमेरिका में ईरानी महिला को गिरफ्तार किया गया है और जिसका नाम है शमीम माफी। एयरपोर्ट से ईरानी महिला को अरेस्ट किया गया है और किस तरह के सीक्रेट काम कर रही थी उसका भंडाफोड़ होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से महिला को गिरफ्तार किया गया है, शमीम माफी इसका नाम है। शमीम माफी को अरेस्ट किया गया है और ईरान के लिए हथियार तस्करी का आरोप शमीम माफी पर लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आ रही है जो बता रही है कि ईरानी खुफिया एजेंसी से इसका सीधा संपर्क था। साल 2016 में बनी थी यूएस की स्थायी निवासी। तो तमाम तरह के तथ्य, तमाम तरह की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत कुछ फिलहाल जांच के दायरे में आ रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, जिस तरह से शमीम माफी को गिरफ्तार किया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है तमाम तरह के आरोप हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आगे शमीम माफी का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका ने तमाम तरह के संदिग्ध आरोपों के साथ गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये शमीम माफी की गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी अमेरिका के लिए काफ़ी चिंतित करने वाली इसलिए भी है क्योंकि शमीम माफी 2013 में ईरान से अमेरिका ये आ गई थी और अमेरिका में 2016 में इनको अमेरिका की पूरी नागरिकता वहाँ पर दी गई और उसके बाद अब इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर आरोप है कि ये ईरानी खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई हैं और ईरानी जो हथियार बनाने वाली वहाँ की संस्था है उसके साथ ये जुड़ी हुई हैं और ईरानी हथियारों को सूडान में जो बेचा जा रहा था उसके लिए ये काम कर रही थी। ओमान में इन्होंने एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी के ज़रिए ये सारा काम किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल अमेरिका के लिए ये है कि ये खुद अमेरिका की नागरिक हैं, लेकिन वहाँ पर जांच शुरू हो गई है और इन पर जो भी आरोप लगे हैं अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो कम से कम 20 साल की वहाँ पर इनको सज़ा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के मध्य जिस तरह से संघर्ष और तनावपूर्ण हालात हैं और ऐसे में शमीम माफी का गिरफ्तार होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।